हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मिड टर्म का सैम्पल पेपर जो अभी सीबीएसई ने दिया है 2025-26 का। तो चलिए, इसमें ये आपके पेपर का पैटर्न है, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और ये पैटर्न दिए हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार और नीति निर्देशक तत्व और संसदीय शासन प्रणाली। तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है उसे संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है कि दीपक को भाषण देने से रोका जा रहा है, बताइए दीपक ने किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। तो भाई, भाषण देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है। भाई, 4 ऑप्शन दिए हैं कि देश ए में सिर्फ एक धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार है, तो ये तो नहीं होगा। देश बी में है एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया, मतलब राज्य का धर्म है, तो ये भी नहीं होगा। देश सी में एक धर्म को मतों का मूल्य दूसरे धर्म के मतों के मूल्य से अधिक है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। बचा डी में सभी धर्म को मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, जिस सभी धर्मों को समान अधिकार मिले हुए हैं। अगला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों 1909 में पारित हुआ था। अब सही मिलान कीजिए। भाई, प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया हमें पता है कच्चे माल से संबंधित होती है। तो इसमें ए में दिया मत्स्य, बी में बैंकिंग, सी में बीमा और डी में व्यापार। तो भाई, इसमें जो सही आंसर है वो ए वाला, मत्स्य यानी मछली पालन करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश चीन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। तंजानिया किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो दोस्तों, तंजानिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, ये आपके चैप्टर में भी है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र दलों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ए है वैदिक फार्म, बी इसमें दिया नहीं है। अब सी है रक्षक मेखला और डी है चट्टान बांध। तो जो इसका सही आंसर है वो वैदिक फार्म है। वैदिक फार्म से भाई मृदा अपरदन को रोकना आसान होता है। ठीक है। अगला है कि असंगत की पहचान कीजिए। असंगत क्या है भाई, पेट्रोल, कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। जो सबसे अलग है भाई वो सौर ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। अब नीचे दिए गए कथन और कारक को पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। भाई, कथन है जल एक नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल अलवणीय है। तो दोस्तों, ए और बी मतलब कथन और दूसरा कथन दोनों ही सही है, क्योंकि जो जल है एक नवीकरणीय संसाधन द्वारा से प्राप्त हो सकता है, जबकि जो पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा समुद्री जल है यानी अलवणीय यानी खारा पानी जल मतलब पीने योग्य नहीं है। ठीक है। तो कथन ए और कथन दो दोनों ही सही हैं, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए कथन और विकथन ए और कारण को पढ़ के बताना है। ए सही आर ए का जो एक अभिकथन है उसका कारण आर सही है या नहीं है, मतलब ए का अभिकथन ए का कारण सही है या नहीं है। भाई, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांटा, बिल्कुल सही बात है। और कारण आर है कि सरकारी दस्तावेज में हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, ए ठीक है लेकिन आर गलत है। ठीक है। तो अभिकथन ए की व्याख्या आर सही से नहीं करता है। ठीक है। अब उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे आरंभ हुई। तो कौन सी नदी थी, वो हुगली नदी के किनारे आरंभ हुई थी इंग्लिश फैक्ट्री। ठीक है। अगला है कि ये सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने। तो 1756 में बंगाल के नवाब बने थे। ठीक है। अगला है कि चंपारण आंदोलन किस कृषि के विरुद्ध था। जो चंपारण आंदोलन था वो नील की खेती के विरुद्ध था, तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब ये सभी जितने अभी हमने क्वेश्चन पढ़े तो सभी के आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है। आप देख सकते हो और नोट भी कर सकते हो अपने कॉपी में। अगला पढ़ते हैं कि भाई निम्नलिखित में से किसे शेर मैसूर बोला जाता था। तो भाई, शेर मैसूर तो टीपू सुल्तान को
बोला जाता था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इन सब क्वेश्चनों का आंसर मैं नीचे लिखे हुए हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के क्या परिणाम निकले। भाई आखिरी लड़ाई के परिणाम ये निकले कि देखो आप 2 नंबर में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपके 3-3 पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, आप कोई भी 2 याद कर लेना। वह 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। मतलब भाई जो टीपू सुल्तान था वो हार गया अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अधिकार कर लिया और वाडियार वंश को पुनः स्थापित कर दिया उसकी जगह पर, और मैसूर की शक्ति समाप्त हो गई और अंग्रेज दक्षिण भारत के स्वामी बन गए। तो ये परिणाम हुए थे। अगला क्वेश्चन है इसी का बी अथवा वाला, कि तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के क्या परिणाम निकले। जो तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम निकले वो ये थे कि 1817 और 1818 में युद्ध में मराठों की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई, ठीक है, जो मराठे हैं वो हार गए, और पेशवा बाजीराव द्वितीय की पदच्युत कर दिया गया, मतलब पद से हटा दिया गया, और अंग्रेज का पूरा अधिकार भारत पर स्थापित हो गया, ठीक है। हर 2 नंबर क्वेश्चन में 2 ही पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन मैं 3-3 पॉइंट लिख के दिए हैं, तो आप कोई भी 2 याद कर लेना, ठीक है। आप तीनों भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा। अगला है कि न्यायपालिका के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। भाई न्यायपालिका कार्य क्या है। भाई न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है और कानून की व्याख्या करती है। इसके 2 पॉइंट बना सकते हो आप। ये नागरिक के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। तो आप इन पॉइंटों को लिख देना, ये न्यायपालिका के कार्य हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। भाई भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है, लोकतांत्रिक। इसमें संघीय शासन व्यवस्था है, परंतु केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, तो इसकी विशेषता हुई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसका अथवा दिया है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का महत्व लिखिए। तो ये प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मतदान का अधिकार देता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष का है उसे वोट देने का अधिकार है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और जनता शासन में भाग लेती है। तो इसके 2 पॉइंट ये हो जाएंगे। अगला है कि सतत पोषणीय विकास की व्याख्या कीजिए। भाई सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय है कि ऐसे संसाधन का उपयोग करना जिससे वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतें प्रभावित ना हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। जल संरक्षण, वनों की सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। अब खंड गाँव में क्या है, वह 6 अंक वाले हैं। भाई कृषि के विकास के लिए कोई 2 उपाय बताइए। भाई 2 उपाय, भाई उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना है, मतलब अच्छे HYV बीजों का प्रयोग करना, सिंचाई की बेहतर सुविधा एवं खाद उर्वरक के संतुलित प्रयोग करना, ठीक है। इसका बी पार्ट दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की कृषि की जाती है। भाई अमेरिका में बड़े बड़े फार्म होते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। तो अमेरिका में कृषि व्यापारिक और यंत्रीकृत होती है, बड़े बड़े खेत होते हैं और आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वहाँ गेहूँ, मक्का, सोयाबीन आदि की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की कृषि होती है। और जो भी कृषि होती है, एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, वाणिज्य कृषि होती है, मतलब व्यापार के लिए। जैसा हम पहला पॉइंट लिखा व्यावसायिक और यांत्रिक कृषि, इसके लिए आप लिख सकते हो वाणिज्य, छोटा पॉइंट, ठीक है। अब अगला है ये वाला, ये पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है। तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंसर मिलेंगे, तो मैंने इसके भी आंसर लिखे हुए नीचे। चलिए पढ़ते हैं, ये पैराग्राफ है आपके। तो पहले पैराग्राफ का है क्वेश्चन के सर्वेक्षण किस प्रकार का एक उल्लेख है कीजिए। तो भाई भूमि सर्वेक्षण, ठीक है। भाई सर्वेक्षण कोई एक प्रकार लिखना था, वो लिख दिया भूमि सर्वेक्षण, जो पैराग्राफ में दिया होता। भाई जनगणना कितने सालों में किया जाता है। भाई हर 10 सालों में जनगणना की जाती है। भाई अंग्रेजी सरकार ने देश के विभिन्न इलाकों में सर्वेक्षण किए राजस्व वसूलने के लिए प्रशासन नियंत्रण एवं शासन को। तो अगला है कि प्रशासनिक नियंत्रण एवं शासन को मजबूत करने के लिए। तो ये तो इसके पॉइंट हो गए। अब लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। ये लोकतंत्र की परिभाषा है जो आपके पैराग्राफ में दी है, उसी से लिखनी है। आप अपने आप बना के भी लिख सकते हो। भाई लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या है। भाई समानता, स्वतंत्रता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये लोकतंत्र के पीछे मूल सोच होती है, ठीक है। अब ये अगला है आपका 11वें का, कि तो 11वां है कि आपका सहमति का विचार लोकतंत्र का
प्रस्थान बिंदु होता है। कथन की व्याख्या कीजिए। भाई लोकतंत्र में निर्णय बहुमत की सहमति के लिए किए जाते हैं। सभी विचारों को सुना जाता है और फिर सहमति के आधार पर निर्णय लागू होते हैं। इसलिए लोकतंत्र क्या है, प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ठीक है, ये भी आपके पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या नवीकरणीय संसाधन क्या है भाई, ऐसे संसाधन या फिर वे संसाधन जिन्हें प्रकृति में समय के साथ पुनः उत्पन्न या प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या जल, हवा, सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, ये भी आपके पैराग्राफ में आंसर लिखा हुआ है। अगला कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दीजिए। तो भाई नवीकरणीय संसाधन उदाहरण क्या है भाई, जैसे मैं बताया जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अगला आपका मैप वाला पार्ट खंड 4 कि भाई बताना कि जो ये सूरत, हैदराबाद, बक्सर, लखनऊ, पूना और मद्रास कहाँ पर स्थित है वर्तमान में। तो भाई इसके आंसर है भाई सूरत तो गुजरात में है। ठीक है, अरब सागर तट के बगल में। अगला हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना लिख देना। अब बक्सर भाई बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश में भर देना। और पूना महाराष्ट्र और मुंबई की राजधानी है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि आपको 8वीं क्लास से जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और आपके पेपर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो थैंक